नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। आज बात होगी गरीबी की, काशीराम की और काशीराम के संघर्षों की। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी हैं, जो काशीराम के संघर्ष से लेकर के और आज के परिदृश्य के गवाह हैं और पल-पल की राजनीति जो बदल रही है, उसको भी अच्छी तरीके से देख रहे हैं। दद्दू प्रसाद जी, नमस्ते। जय भीम, जय भारत। दद्दू प्रसाद जी, आज बातें होती हैं गरीबी की, मजदूरी की और मजदूरों की। और क्योंकि आपने जब राजनीति में कदम रखा, उस समय की गरीबी और आज की गरीबी में जमीन और आसमान का अंतर है। क्या परिदृश्य है? लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आपने गरीबी देखी है? क्योंकि कहा भी जाता है कि गरीबी की वास्तविक परिभाषा वही बता सकता है जो गरीब रहा हो। मैं स्वयं गरीब परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी बड़े जमींदारों के यहाँ बंधुआ मजदूर थे। 20 साल तक उन्होंने उनके यहाँ हलवाई किया और बचपना हमारा बहुत ही कष्ट में भूखे रह करके बीता। हमें अनेक रातें भोजन के बिना ही सो जाना होता था, या पौधों और काकुन के मेहरी खा करके ही सो जाते थे। डोगरी महुआ की बनी हुई। और मुझे ध्यान है 1979 में तो हमारे इलाके में सूखा पड़ा, तो अनाज का संकट आ गया। तो हमारे दाई ने जंगल से बेर, झरबेरी के बेर करीब 2 बोरा इकट्ठा कर लिए। उस साल पानी कम बरसा तो बेर की पैदावार ज़्यादा हुई, बेर के फल ज़्यादा आए। हम लोग उसका बेरकुन खा करके ही गुजारा किए। और गरीब होने के कारण तो स्कूल में बच्चे, अब कक्षा 3 में पढ़ता था मैं, और मुझे लगता है कि मुझे क्या सेंस रहा होगा और क्या मैं सेंस की बातें करता रहा होगा। पर मुझे इतना ध्यान है कि स्कूल के कक्षा के छात्रों ने मुझे नेता नेता कह के पुकारते थे कि सार बहुत नेता बने थे, मारो सारे का। तो 2-4 लड़के एक आध बोलता था तो मैं उनको पटक देता था, और फिर 3-4 लड़के मिल करके और स्कूल में पिटाई के भी शिकार हुए। तो गरीबी और जुल्म का चोली दामन का साथ है। और गरीब हम इसलिए थे कि हम समाज में सामाजिक बहिष्कृत हैं, अपमानित हैं। इस देश का जो सामाजिक कानून है उसने संपत्ति अर्जित करना हमारे लिए अपराध घोषित किया, पूरे समुदाय के लिए। तो गरीबी की बातें ही बातें हैं। गरीबों का लहू जिनकी कारों का डीजल है, वो क्या गरीबी मिटाएंगे? अगर गरीबी मिट गई तो क्या रिक्शा चलाएंगे? तो बातें ही बातें हैं। मानवर काशीराम जी ने गरीबी के खिलाफ एक व्यापक योजनाबद्ध संघर्ष शुरू करने का काम किया। अनेक गरीब परिवार के लोगों को उन्होंने प्रतिनिधित्व के लिए सत्ता शिखर पे भी पहुंचाया और व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव, गरीबों को जमीन जायदाद का मालिक बनाने का काम भी मानवर काशीराम जी ने अपने रहते करके दिखाया। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो अनेक मोर्चों पर काम हुआ है और मानवर काशीराम जी के विचार की अभी भी पुनः आवश्यकता है। आज जो सड़कों पर गरीब हैं और एक तरीके से कहा जाए कि वह भटक रहे हैं और सरकार भी उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना गलत है कि सरकार कर नहीं पा रही है। सरकार कर नहीं रही है, क्योंकि सरकार को गरीबों से खतरा है। अगर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो जिस दिन उन्होंने लॉकडाउन किया, 19 मार्च को देश को संबोधित किया और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, तो लॉकडाउन की भी घोषणा अगर 19 मार्च को ही कर देते तो 10 दिन का ही मौका अगर मिल जाता तो गरीब अपने घरों को चले जाते और सुरक्षित हो जाते, देश में कोई अफरा तफरी नहीं मचती। परंतु इस मामले में
संसाधनों की कमी नहीं है, जैसा कि खाद्य मंत्री भारत सरकार रामविलास पासवान कह रहे हैं कि देश के अनाज के भंडार अनाज से भरे हुए हैं। नियत की कमी है, गरीब अपने पैरों पर खड़ा ना होने पाए, कहीं वो सत्ता का दावेदार ना बन जाए, इस चिंता में उनको तबाह किया गया, परेशान किया गया। और पूरे देश में भारत की आज कोई सड़क नहीं है जिस पे गरीबों का अपने घरों की वापसी, बिना चप्पलों के छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, और पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है और चाय वालों के भाइयों को पुलिस, प्रधानमंत्री की पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये प्रधानमंत्री के इशारे के बिना ऐसा संभव नहीं है। हम भी सत्ता में रहे हैं और मजाल है कि उस दौरान किसी गरीब को कोई पुलिस आबे ताबे भी कहे, क्योंकि उसको मैसेज होता था कि गरीबों का आदमी मुख्यमंत्री है, गरीबों का आदमी मंत्री है, विधायक है। अभी उनको पता है कि नहीं, मालिक का ही आदेश है। इसलिए 1947 की जो विभाजन में पलायन है, पाकिस्तान और भारत के विभाजन के समय, वो बहुत ही धूमिल पड़ गया, पीछे छूट गया। उस पलायन के जो दर्दनाक दृश्य थे उससे कई गुना ज्यादा और निरंतर 1 महीने से ऊपर चलने वाली दर्दनाक दास्तानें हैं। बहुत गहरे जख्म भारत की 50 करोड़ आबादी के दिल, दिमाग और शरीर पर गहरे जख्म हुए हैं। इसको आने वाले समय में उनको मौका मिलेगा और वो जरूर सबक सिखाएंगे। दद्दू प्रसाद जी, आपके मन में कभी चाय बेचने का ख्याल नहीं आया? क्योंकि कहा जाता है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री तक बन सकता है। हाँ, नहीं, पर जो ये भी तो भारत की समाज व्यवस्था है कि जो वास्तव में गरीब है उसको चाय बेचना भी नसीब नहीं है, क्योंकि जो गरीब है वो अछूत है। और उसने अगर छोटी मोटी चाय की दुकान खोल भी ली तो समाज व्यवस्था के ठेकेदारों ने प्रचार कर दिया कि वो चाय नहीं बेचता है, चाय के साथ थूक बेचता है। हम अपनी आंखों से देखा, थूक दिया उसने चाय में, उसकी चाय बिकना बंद हो गई और गरीबी और गहरी हो गई। तो गरीब तो चाय भी नहीं बेच सकता है। इसलिए मैं अछूत समाज में पैदा हुआ, तो चाय बेचना तो हमारे लिए अलाउ नहीं था, अवसर नहीं था कि हम चाय बेच सकें। 1979 के सूखा के दौरान मैं कानपुर में आकर के ईंटा गारा का काम किया अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ 1 महीने तक। मेरा बड़ा भाई मजदूरी करता था और कभी मुझे भी आधी मजदूरी पर मौका मिल गया तो बाल मजदूर के रूप में भी मैं, तो आधे मजदूरी मिलती थी उसको, शायद उस समय 14 रुपया मिलता था, मुझे 7 रुपया मिल जाता था। तो मजदूरी हमने की है और खेती भी की है। तो चाय बेचने का अवसर। दद्दू प्रसाद जी, क्या आप जानते हैं कि उरई है, जालौन में, जालौन के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर दलित को चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए जब जाते हैं तो उन्हें अपना गिलास खुद लेकर जाना पड़ता है। क्या इस सच्चाई से आप अवगत हैं? हाँ, नहीं, मैं, मेरे आंखों के सामने है। और मैं जब 1985-86 में पन्ना, दमोह, सागर, इन इलाकों में, छतरपुर, टीकमगढ़ के इलाकों में जाता था तो बटियागढ़ है, अनेक जगह थी जहाँ पर कि सार्वजनिक होटलों में अछूतों को चाय नहीं दी जाती थी। अगर उनको चाय पीना है तो वो गिलास घर से लेके आते थे। मेरे सामने स्वयं जब
एक यात्री के रूप में चाय पिए साहेगढ़ में। तो बातचीत करते करते और वो जान गया कि ये चमार है, तो कहा धोल दीजिए। तो हमें गुस्सा आया, हमने चाय का गिलास तोड़ दिया। हमने कहा कि चाय के गिलास सहित पैसे दो। तो स्वाभिमानी भावना, रेबेल की भावना बाबा साहब अम्बेडकर के कारण, मानवर कांशीराम जी की सीख के कारण, तो सेल्फ रिस्पेक्ट की विचार बचपन से ही रहा है। तो ऐसा अनेक बार हमें भी इसके भुक्तभोगी होना पड़ा। तो प्रसाद जी, आम का सीजन आ रहा है और आम आप भी खाते होंगे, तो आप किस तरीके से आम खाएंगे? तो आम तो बचपन में तो हमें नसीब नहीं था। अब जब आगे बढ़े हैं तो मेरे समाज ने मेरे संघर्ष, जो हजारों किलोमीटर सामाजिक परिवर्तन की जागृति और चेतना फैलाने के लिए साइकिलों पर साइकिल यात्राएं किया, पद यात्राएं किया, तो मेरे समाज ने मुझे प्रमोशन दिया और वे एमएलए बना दिया। फिर मुझे प्रमोशन और दिया तो मंत्री बना दिया। तो मलियाबाद के बागान वाले वो फिर चाय लेके आ जाते थे, चाय गिफ्ट करते थे, आम लेकर आ जाते थे। हाँ, आम तो आम खाने का भी अवसर मिला है। आम परिपूर्ण भोजन है, ऐसा कहा जाता है, फलों का राजा आम है। पर आम का एक मजा है, पर गरीबों को तो आम भी नहीं मिलते। हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को आम खाने का मौका मिल सके, आम नागरिक को भी आम। और यह भी बताया जाना चाहिए कि आम चूस कर खाया जाए कि काट कर खाया जाए? हाँ, निश्चित रूप से, और सुविधानुसार लोग आम को खाएंगे आने वाले समय। प्रत्येक को आम मिल सके, प्रत्येक आम नागरिक को आम खाने का मौका मिल सके। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। इसमें से आपने शिक्षित बनो वाले फलसफे पर कहाँ तक सफलता प्राप्त की? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एजुकेट देन एजिटेट ऑर्गेनाइज। बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेट ऑर्गेनाइज देन एजिटेट नहीं कहा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति एजुकेट होता है तो उसके मन में स्वतः सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना पैदा होती है और उसके माइंड में एजिटेशन प्रारंभ होता है। फिर वो अपने पड़ोसी के साथ शेयर करता है, डिस्कस करता है, और जहाँ जहाँ से उसको अपमान मिलता है उन पे स्ट्रगल करता है। तो एजिटेशन उसके मन मस्तिष्क में है, स्ट्रगल दुनिया से करना है। तो एजिटेशन उसका मन मस्तिष्क करता है। तो पहले तो, पर उसके लिए प्रथम सीढ़ी है एजुकेट देन एजिटेट। देन अगर एजिटेट को कामयाब बनाना है तो ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। बिना ऑर्गेनाइजेशन के एजिटेशन और स्ट्रगल कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए हमने इस दिशा में काम किया और आगे बढ़े। शिक्षा दीक्षा के बारे में लोग जानना भी चाहते हैं कि नहीं, शिक्षा देखिए, देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई लिखाई के ऊपर बहुत जोर दिया है, और उन्होंने जिनको गुरु माना महात्मा ज्योतिराव फुले, तो 1848 में उन्होंने पहली पाठशाला पूना में खोली, जहाँ पर कि नारी को और शूद्रों को भी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। अन्यथा इस देश के कानून के मुताबिक शिक्षा ग्रहण करना मृत्यु दंड अपराध माना गया और मौत की सजा दी गई। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पढ़ने लिखने के जुर्म में संभोग शूद्र की हत्या कर दी, मृत्यु दंड देने का काम किया, एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया गया। आज भी रोहित वेमुला के रूप में हमारे अनेक नौजवानों को असमय ही और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इसलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट में, मौलिक संविधान का जो मूल अधिकार है, उसमें जगह दिया कि 6 साल से 14 साल तक के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा देने का प्रबंध सरकार करे।
पर सरकार को खतरा है कि अगर बच्चा बच्चा शिक्षित हो गया तो अल्पजन लोग सत्ता में नहीं रह पाएंगे, बहुजन लोग सत्ता में आ जाएंगे। पर पिछले 72 सालों से भारत के लोकतंत्र को धता बता के तो अल्पजन लोग सत्ता में, तो बहुजन सत्ता में आए, ये लोकतंत्र की आवश्यकता है। पर उसके लिए बच्चे बच्चे को शिक्षित होना होगा, तो अल्पजन लोग सत्ता में रह सकें, इसलिए बच्चे बच्चे को शिक्षा से रोका जाए। तो हम देखते हैं साफ तौर पे पिछले 15 वर्षों से कि प्राइमरी शिक्षा है जो, उसको कोलैप्स किया जा रहा है, ध्वस्त कर दिया गया। वहाँ पर जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ भोजन रख दिया गया। पढ़ाई ज्ञान कीमती है, अनमोल है, और भोजन सस्ता है। ये संघर्ष तो करने सस्ती चीज सामने परोस दी गई, कीमती चीज छुपा ली गई, उसको हटा दिया गया, सामने से हटा दिया गया। ये संघर्ष करने का जो जज्बा है, ये आपको कहाँ से मिला? मानवर काशीराम जी ने जिस तरीके से अपने आप को डेडिकेट किया, तो मेरा बचपन भी 1987 में मुझे मानवर काशीराम जी ने 2 साथियों को, माननीय प्रेमनंद सचान कानपुर और माननीय रामाधीन अहिरवार उड़ई वाले, हमारे घर गए और मेरे पिता से इस सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष के लिए डोनेट कराया, मानवर काशीराम जी का वास्ता दे। तो जुलाई 87 की एक रात 1 बजे उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ के कहा कि अगर मोर लड़का इतने समाज के काम लायक है तो ले जाओ और मैं देते हूँ समाज के। तो मैं पूर्णकालिक प्रचारक बन के और एक काशीराम जी के मार्गदर्शन में हमने एक संघर्ष, वैचारिक संघर्ष को पूरे बुंदेलखंड में और इलाहाबाद मंडल, कानपुर मंडल में फैलाने का काम किया। इटावा का जब चुनाव हुआ तो मैं 6 महीना पहले से वहाँ इंचार्ज के रूप में था। इलाहाबाद का जो उपचुनाव था 1988 में मानवर काशीराम जी लड़े, तो मैं 12 इलाके, शंकरगढ़ के इलाके में मेरी ड्यूटी लगाई गई। तो जुल्म के बेतहाशा आतंक ने, दबाव ने हमें संघर्ष की प्रेरणा दी। मानवर काशीराम जी के मार्गदर्शन में संघर्ष के लिए हमें मार्गदर्शन करने का काम किया। तो इस तरीके से संघर्ष करते चले गए हैं, बात आगे बढ़ती गई। काशीराम से आप पहली आपकी जो मुलाकात है वो कैसे हुई थी और कब और कहाँ? मुझे ध्यान है कि 1984 में तो हम लोग आरक्षण समर्थक आंदोलन, मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़े वर्गों का आरक्षण देना होगा, इस मुद्दे को लेकर के दिल्ली में जेल भरो आंदोलन 13 दिन का आयोजित किया गया। दिल्ली में कहाँ पर? बोट क्लब पे गिरफ्तारियां होती थी। उन्होंने अनाउंस किया कि 3743 जातियां पिछड़े वर्गों की हैं, एक जाति का एक प्रतिनिधि प्रतिदिन गिरफ्तारी देगा, यानी 3743 लोग गिरफ्तारी देंगे प्रतिदिन। तो 13 अगस्त को हमें इंडिया गेट पर मानवर काशीराम जी से मिलने का, और वो इतने उत्साहित करते थे कि मैं बच्चा ही था पर हाथ मिलाया मुझसे, और थाना राम मंदिर जो है थाने में हम लोगों को गिरफ्तारी दी गई और फिर शाम को छोड़ दिया गया। तो 13 अगस्त 84 को मेरी पहली भेंट मानवर काशीराम साहब के साथ में है। जो मिले तो उन्हीं के होके रह गए। हम आज चाहते हैं कि मानवर काशीराम जी का जो संघर्ष है और जो उनका लोकतंत्र को कामयाब बनाने का आंदोलन है, तो उसको कामयाब बनाया जाए। उन्होंने अपने जीते जी लोकतंत्र को कामयाब बनाया, कोर्ट की बिकवाली रोक करके, और भी अनेक तरीके उन्होंने खोजे, तो हम लोग जिक्र करेंगे। तो पर एक बड़ा कामयाबी, लोकतंत्र को कामयाब बनाया और बहुजनों को सत्ता का मालिक बनने का अवसर मिला। दद्दू प्रसाद जी नमस्कार। जय हिंद। तो आप देख लीजिए, दद्दू प्रसाद जी से बातचीत व्यक्ति विशेष के रूप में आगे भी विभिन्न एपिसोड में आपको
देखने को, सुनने को मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि तमाम मुद्दों पर राजनीतिक, सामाजिक परिदृश्य की जो बातें हैं, जो लोगों के सामने नहीं आ पाती हैं, लोग बोलना नहीं चाहते हैं या लोग कहने से बचते हैं, उन सब मुद्दों से आप रूबरू हों और वो मुद्दे आपके सामने आएँ। आप अपने सवाल भी कर सकते हैं और आपका हक है कि आप अपने नेता, अपनी जिम्मेदारी और कहा जा सकता है कि अपने मुद्दे, जिन मुद्दों से आपका सीधा सरोकार है, उन मुद्दों का भी आप चयन करें और राजनीति में और पत्रकारिता में अन्य भागों में भी अपना योगदान दें। तब तक के लिए नमस्कार।